अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू कितना आएगा? अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू कितना आएगा? सर थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ वो जूम हो जाएगा। इधर देखो, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √8 दैट इज 2.9 होता है ना। 9 मतलब 3 होगा ना, तो 2.9 भी है। 3 मतलब कितना आएगा म्यू? 3 + 2 6 6 3 जा 18 √18 कितना आएगा? 4 + 2 6 6 4 जा 24, ये है ना 4.9 भी है। कितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें देख लो क्रोमियम 3D, ये सब टाइम पास मैं कर रहा हूँ, तुमको नहीं करना होता है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। एक निकल गया, एक ही निकला ना, 5 बचेगा, ये नहीं है। टाइटेनियम तो तुमको मालूम होना चाहिए 22 है। 3D2 4s2 3D2 4s2 में से चारों निकल गए, एक भी अनपेड नहीं बचेगा। होगा तो भी नहीं बचेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। Fe2 + 26 3D6 4s2 में से 2 निकला। 3D6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कॉपर तो ऐसे भी नहीं होता है। कॉपर में तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नहीं होगा। कॉपर में वैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है खाली। ये सब कराया गया है मैडम। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम 1 आया। अच्छा स्कैंडियम नहीं लिखा है, ट्विस्ट है स्टोरी। स्कैंडियम के बारे में नहीं पूछा है। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम 1+, रोमन 1 उसका वैलेंसी बता रहा है, एक आयन लिखा है। इसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए। इसका स्टैंडर्ड क्या है? स्कैंडियम 21 3D1 4s2। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन जाएगा 3D1 4s1, मतलब इसकी बात हो रही है। हाईएस्ट एनर्जी तो यही है ना, इसका पूछा जाएगा तो आंसर आएगा n = 4। बरोबर है। अच्छा सुनो इधर, 3D का एनर्जी ज्यादा होता है कि 4s का ज्यादा होता है? 3D का। तो भले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा कहाँ से निकलेगा? वो भी 4s से ही निकलेगा। लेकिन ऑर्बिटल्स की दुनिया में ज्यादा एनर्जी किसके पास है? 3D के 4s। तो अगर पूरा सीरीज लिखूं 1s2 2s2 2p6, तो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 3D। तो इसकी बात हो रही है, तो आएगा n = 5 l = 2 d ऑर्बिटल d सबशेल है ना, बस n = 5 कैसे? 3 और 2 कौन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना मैडम? तो इसमें क्या है? लगा क्या होता है मैडम? इसे तो नहीं योगा किसने बोला ऐसा है? लास्ट हाईएस्ट होता है। कुछ मत करो, बरोबर ना? कुछ मत करो। अगर तुम्हारा उसको डेटा दिया है, यूज होता है तो ऐसा थोड़ी कुछ तो यूज होगा। ये कौन सा लगा? साइंस तुम्हारा टेक्स्टबुक है किसी के पास? एनसीईआरटी जीटीबी और एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेक्चर में अगर जीटीबी एनसीईआरटी नहीं लाया तो बाकी सर अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। मैं क्लास के बाहर निकालूंगा। खाली 22 वाली लास्ट
सर नीट वालों को भी गवर्नमेंट देना है, नीट वालों को क्या करना है? नीट भी लेना है। नहीं, पोजीशन ऑफ versus time for two trains running on parallel track at time tb, both trains have same velocity. नहीं, wrong है, दोनों का स्लोप अलग है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, both trains have same velocity at some time before tb, ये हो सकता है। सी हाँ तो हुआ ना। अरे बिफोर टीवी कहीं ना कहीं दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, दोनों लाइन का स्लोप कहीं ना कहीं तो टीवी के पहले सेम है ही ना। स्लोप सेम होगा तो ही दोनों का वेलोसिटी सेम है। और वो तो टीवी में स्लोप कहाँ सेम है? पोजीशन सेम है, स्लोप अलग है। कर्व का स्लोप अलग है। चलो इधर ध्यान दो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है होल कंसेप्ट। बहुत सारी चीजें हम लोग स्किप करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में एक बार जरा रीड कर लेना। मैं टाइप्स ऑफ मैटर भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर सुना कभी? होमोजीनियस मिक्सचर सिंगल फेज होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में 2-3 कंपोनेंट दिखते हैं। सैंड वाटर हेटेरोजीनियस, मिल्क वाटर होमोजीनियस। सुना मैडम कभी ऐसा कुछ? है ना, वेरी गुड। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर मालूम है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है। कंपाउंड क्या होता है? क्या कंपाउंड होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट, वापस एलिमेंट ही बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड देगा। फटाफट खत्म हो रहा है तुम्हारा। देखो एक लाइन लिख लो खाली, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा फ्यूचर में। टेम्परेचर का कितना यूनिट होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंक्रीज 5 है, तो केल्विन मतलब कैपिटल टी, केल्विन में कितना इंक्रीज होगा? अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है तो केल्विन में कितना बढ़ेगा? 5 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपना काम कंप्लीट करते हैं आज का। सर ये F क्या है? फ़ारेनहाइट। परसों वीडियो फिर और नहीं समझा? अभी पढ़ लो, बाद में तुम घर पे जाके 1 महीने के बाद सब इन्वेंट करता है। कितना आएगा? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 5 डिग्री बढ़ा है तो केल्विन में कितना बढ़ेगा? 5 ही बढ़ेगा। अगर चेंज यूज करना है, चेंज इन टेम्परेचर, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है केल्विन में सेम ही होता है। अगर केल्विन में 1 डिग्री बढ़ा तो सेंटीग्रेड में भी 1 बढ़ता है, सेंटीग्रेड में 1 बढ़ा तो केल्विन में भी 1 ही बढ़ता है। लेकिन अगर टेम्परेचर, ये 7th में पढ़ाया जाता है, इफ द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन में कितना होगा? 270 ऐड करना पड़ेगा इसमें। समझा? ये बेसिक मैथमेटिकल डिफरेंस है जो मालूम होना चाहिए। लिख लिया दोनों फॉर्मूला? कर दो इरेज? ले लो किसी से। चलो
फर्स्ट याद रखना, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है रियल लाइफ में। एक दो मेडिसिन है जो पेज में पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा, अभी के लिए खाली नाम बता देता हूं। सिस्प्लैटिन नाम का एक मेडिसिन है, इज यूज्ड, केमिकल है, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टेक्सोल नाम का और एक मेडिसिन है, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। AZT का फुल फॉर्म है अजाइडोथाइमिडीन, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। बस बाकी तो जीके एक बार खाली रीड कर लेने का आता है, कभी कभी इसमें से MCQ CET नीट में खास करके। CET वाले ये सब CET का बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, इसमें शायद ये सब नाम है, और नहीं है तो भी बहुत इजी है, खाली नाम लिख लो। सिस्प्लैटिन, टेक्सोल, सिस्प्लैटिन, टेक्सोल, डैश करके लिखो कैंसर। AZT, एड्स लिखा। टेक्सोल कैंसर। सर फुल फॉर्म याद नहीं रखना, AZT का क्या है, याद नहीं रखना, क्या रखना है उसका आंसर है, सब याद रखना है। अजीडो, AZIDO, अजीडोथाइमिडीन, AZIDO, THYMIDINE, फोनिक्स नहीं किया था। चलो, सबसे पहला फालतू लॉ है जो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जिसको बोल 5 से 7 लॉ है, पूरा केमिस्ट्री उसी के ऊपर चलता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि ये 7-8 की बातें हो रही है, मैं साथ में और एक थियरी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले उसमें पढ़ा था, इसलिए डाल्टन्स थियरी क्या बोलता है? डाल्टन्स थियरी बोलता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम स्फेरिकल होते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो पार्टिकल है, जो एटम है वही पार्टिकल है, वही अंदर कुछ भी नहीं है ना, वो एटम है। अलग अलग सब्सटेंस के एटम्स की साइज अलग अलग होती है, ये डाल्टन्स थियरी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, बस यही बोला था डाल्टन कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, तो पहले ये दोनों एटम साथ में थे, अब ये एटम उसके साथ जाएगा, ये एटम, जो कि उसने सही बोला था, अभी भी वही होता है। तो जब एटम्स ने खाली पोजीशन एक्सचेंज किए है, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या नए एटम्स क्रिएट हो गए? क्या नए एटम्स क्रिएट हो गए? जितने एटम्स तुमने डाले रिएक्शन में, क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? न्यू कंपाउंड्स विल बी फॉर्म, न्यू मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो वही रहने वाले ना। तो जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स वही रहने वाले, तो मास कहां से चेंज होगा? तो मास चेंज नहीं होता है। तो डाल्टन्स थियरी ऑफ लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन्स थियरी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन से बोर्ड में नहीं था? स्टेट बोर्ड में था ऐसा कुछ? स्टेट बोर्ड में था। तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, HCl प्लस HeNO3, मैंने ये 5 ग्राम लिया और ये 10 ग्राम लिया, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस HNO3। अब देखो, ये तो मैंने रिएक्शन के डब्बे में 5 ग्राम ये डाला, 10 ग्राम ये डाला, दोनों रिएक्ट हो गए। इसका वजन करूंगा आफ्टर रिएक्शन, तो क्या नंबर ऑफ एटम बढ़े कम हुए? तो इसका वजन कितना है? 15। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी तक वैलिड था, अभी थोड़ा थोड़ा वैलिड नहीं है फॉर रेडियो एक्टिविटी। सबको थोड़ा थोड़ा रेडियो एक्टिविटी का टचअप तो होगा ही। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एग्जांपल दे रहा है सर, मैं लूंगा लेट्स से यूरेनियम 23592, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल ऐड किया इसके अंदर, इसका टोटल वजन कितना आना चाहिए? तो आंसर लेट्स से कोई एक एलिमेंट क्रिएट हो गए 94, 243, हो गया ना, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो इसका टोटल वजन और इसका टोटल वजन
सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा, ये अगर 2 ग्राम है टोटल मार के 2 ग्राम टोटल, तो ये होगा 1.9 ग्राम रियल में। कहाँ गया मैडम 0.1? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हुआ? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कम हो गया? ऐसा होता है रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने स्टैंडर्ड रिएक्शन जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वहां पर वैलिड। ठीक है, तो याद रखना, कभी स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू होगा, उधर ये सब चीजें काम आएगी अगर याद आएगी तो। हाँ, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स उसका तो उसके लिए तुमको 2 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल रुको, ज्यादा मत रुको। 1 साल के बाद तुमको बैठने का, अभी कल चालू हो रहा है रेडियो एक्टिविटी 12th में। रुको जरा, तो रेडियो एक्टिविटी में सीखेंगे कि मास सब कुछ उतना ही क्वांटिटी में है, तो मास किधर गया देखेंगे टाइम आने पर। अभी हम लोग ने कौन सा पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेफिनेशन दो, चलो दे देता हूं, लेकिन डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, मालूम तो है ही तुमको डेफिनेशन, मतलब लॉ का स्टेटमेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशन। In a chemical reaction, atoms exchange their position. Exchange their position मतलब atom is not destroyed, atom is not created. तो फिर वजन कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से कम होगा? हो गया। सेकेंड, थर्ड लॉ देखो, कभी कभी सीईटी लेवल पे साइंटिस्ट का नाम भी मालूम होना चाहिए। क्या नाम है इसका? देखो जरा टेक्स्ट बुक। हाँ, सेकेंड है लॉ ऑफ फिक्स्ड proportion, definite proportion, constant proportion। क्या बोला? लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट proportion? प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जोसेफ राउश। देखो ध्यान से उसने क्या बोला, बहुत सिंपल बात करके गया था उस टाइम पे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये H2, इसके अंदर परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है किसी को निकालने आता है? निकाल के दो मेरे को परसेंटेज हाइड्रोजन, जल्दी परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल के दो। परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग अपॉन टोटल इनटू 100। तो निकालो परसेंटेज हाइड्रोजन बाय मास। परसेंटेज अलग अलग होता है, परसेंटेज बाय नंबर भी होता है ना? परसेंटेज बाय मास भी होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी होता है। ऊपर कितना आएगा न्यूमरेटर में? 2 अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर 18 into 100। ये सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली 11.11। टोटल परसेंटेज 2 लोगों का 100 होता है, 3 का भी 100 होता है, तो 2 ही लोग हैं। तो दूसरा ऑक्सीजन कितना होगा? जो भी 89.88, जो भी नंबर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और उसके पीछे का स्टोरी। ये जो पानी है ये मैंने लैब में बनाया, ये रहा वो पानी। इधर बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टच करेंगे ना और एक स्पार्क दे देंगे ना, दे विल रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुमको क्या मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, पानी के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। समझा? तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट होते हैं, होने दो, अपने को क्या है। और दूसरा मैं लाता हूँ, कहाँ से लाऊं पानी? फिर चलो एकदम प्योर वाटर लाते, कहाँ से? हमारे यहाँ से। क्या दोनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे टू फॉर्म वाटर, क्या दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो गए, अलग परसेंटेज? प्योर, दोनों प्योर। अरे वाटर के अंदर बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल के अंदर। उसके अंदर तुम कुछ भी कचरा डालेगा तो भी वाटर तो वाटर ही रहेगा ना। फिर भी चलो तुमने सही पूछा, तो तुम्हारे लिए मैं एक वर्ड डाल देता हूं। क्योंकि उस टाइम पे 200 साल पहले भी उसके जैसे कोई आदमी ने जोसेफ प्राउस्ट को पूछा रहेगा।
कि वाटर इम्प्योर रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज अलग हो सकता है, तो उसने स्टेटमेंट में डाला है इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस elements always combine to form a compound in a fixed proportion, in same proportion, in constant proportion, whatever be the source of the compound. कोई भी मेथड से बना हो, किधर भी बना हो, वो प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट कंबाइन होंगे वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होंगे। हिंदी में इसका मीनिंग है जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे वाटर बनने के लिए, इन केस ऑफ दैट गिवन कंपाउंड, कौन से कंपाउंड की बात हो रही है? वाटर। तो जब भी वाटर बनेगा, लैब में बनाओ, एक्सप्लोजन करो, किधर से भी लाओ, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने का रेशियो क्या रहेगा? आंसर ये रहेगा। इसका दूसरा मीनिंग है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर, अलग अलग टाइप के वाटर नहीं होते, ऐसा वाटर, ऐसा वाटर, ऐसा वाटर, ऐसा 3 टाइप के वाटर होते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। यही वो कहना चाह रहा है, समझा? हाइड्रोजन कितना परसेंटेज वजन अपना कंट्रीब्यूट करता है? 11। कोई भी मेथड हो, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर हो, यही रहेगा, समझा? तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? ये भी तो बनता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। क्या ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका बोलो क्या प्रॉब्लम? अरे लेकिन फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात हो रही है, वाटर नहीं है। इन केस ऑफ अ गिवन कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज कंबाइन। इसका वजन कितना है? 2। इसका वजन कितना है? ऑक्सीजन का एक एटम 16, 2, 32, 1:16। इधर आएगा 1:8 आएगा। देखो 11% is to 88, 1:8। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझाता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 1:8 के कॉम्बिनेशन, 1:8 का रेशियो है बाय मास। लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:16। और होगा कितना? 1:16। कब चेंज होगा मैडम ये रेशियो? एक अलग मेथड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना होगा या कोई अलग दुनिया से लेके आओगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो उसका रेशियो थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, है ना? समझ रहे कि नहीं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वही रहेगा। वाटर बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वही रहेगा। जोसेफ प्राउस्ट ने कभी नहीं बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा वाटर ही बनाएंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज कंबाइन इन दिस रेशियो, ऐसा नहीं बोला है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज कंबाइन इन दिस रेशियो इन केस ऑफ प्योर वाटर। इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कहां से भी लाओ, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा? कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी लाइन है, वो अपना रेशियो चेंज, क्योंकि रेशियो चेंज करेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। समझा पूरा स्टोरी? थर्ड से फोर्थ लॉ पे जाओ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या बोला मैंने? देखो इसका मतलब क्या है। ये कौन है? ये कौन है? ये जो ऑक्सीजन है ना, ये एक कार्बन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने कार्बन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। कार्बन का 12, 6 तो एटॉमिक नंबर है ना, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, वापस पढ़ा देता मैडम तुमको, अभी सब भूल जाओ। ऐसा अज्यूम करो तुम सीधा जन्म लेने के बाद आज ही कोर्स चालू किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज कोर्स चालू करो, है ना? ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है?
ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है? मतलब एक एलिमेंट ऑक्सीजन सेम मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है 12-12 ये दोनों बाजू, लेकिन ये कंबाइन हो रहा है ये बनने के लिए, ये कंबाइन हो रहा है ये बनने के लिए, ये दो अलग कंपाउंड बनेगी नहीं। When one element oxygen is combining with same mass of other element, when one element oxygen, यहाँ पर ऑक्सीजन एग्जाम्पल है इसलिए ऑक्सीजन, combining with same mass of other element, इसमें ऑक्सीजन का कितना वजन यूज हुआ है? इसमें ऑक्सीजन का कितना वजन यूज हुआ है? It will always combine in a simple whole number ratio. It will मतलब कौन? ऑक्सीजन। इसका रेशियो की बात नहीं हो रही है, 12:16 की बात नहीं हो रही है। ये अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन यूज हुआ है तो यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वैसा सिंपल रेशियोज में ही ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होगा। एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, हिंदी में समझा रहा हूं, अगर ये एलिमेंट कार्बन के साथ कंबाइन होके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा तो ये एलिमेंट का रेशियो, ये दोनों का रेशियो विल ऑलवेज बी अ सिंपल। 50 एग्जांपल्स है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करने के, एक तो मैंने दे दिया है, ये लो। और भी लंबा लिस्ट है, फिर भी एक दे देता हूं। क्या है इसका? लॉ ऑफ, यहाँ पर रेशियो क्या आएगा ऑक्सीजन का? समझा? ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, यही है ना? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर बट इसमें ऐसा नहीं आ सकता ना N2 O3 और वहाँ पे एक एलिमेंट का क्वांटिटी सेम होगा ना, इसीलिए तो ये दोनों का जोड़ी नहीं बनाया। बनाने का तो बना सकते हैं, लेकिन फिर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। अब N2 सेम हो गया ना, अब N2 सेम हो गया, समझा? सिंपल होल नंबर रेशियोज में ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीपल प्रोपोर्शंस बनाएगा इन अ सिंपल होल नंबर। इसका हिंदी में और एक मीनिंग होता है कि तुमको कभी ऐसा कंपाउंड नहीं दिखेगा, दिखेगा ऐसा क्या? नहीं, कौन ना दिखेगा ही ना, अभी तो दिखा है क्या? नहीं ऐसा, इसके साथ और एक आदमी चाहिए ना। अब ऑक्सीजन का और इसका रेशियो क्या है? 2:1.63। क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? ऐसे नहीं, समझा लॉजिक? ये सब सिंपल होल नंबर रेशियो 4:5, 3:5, समझा? याद रहेगा? ये सब तो फालतू चीज है, इसका कुछ मतलब नहीं है। खाली जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉपी कर लो, चलो नाम लिख लो ताकि ये हिमालय जाने तो। सर जो बैच है, कौन है? बैच वाले, हाँ वो कौन सकते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ उसी में चलो लिख लो। सर और हमारा यूनिट होएगा ये रात में, आज ये वीक में हो जाएगा। ये वीक में होने से याद है, आज ही होगा, रुको जरा। यूनिट्स का लेक्चर तुम्हारा आज ही होगा, बता दो, दोपहर को ही होगा ना अभी तो। अच्छा तुम्हारा एक ही लेक्चर है जेई वाला, पीसीएम वाला। अच्छा मैंने पहले भी बताया था कोई जाएगा नहीं घर, अगर कोई कुछ ब्रेक लेके नहीं आया है ब्रेकफास्ट, तो इधर उस रोड क्रॉस करके ना इडली वाला है, थोड़ा अनहाइजीनिक है लेकिन चलता है, हम लोग भी जड़ लोग ही इंडियन है ना। तो खाओ बिंदास खाओ, कुछ नहीं होता है, खाओ और पढ़ो, है ना।
फिर इतना मेहनत करो कि उधर इडली खाने की नौबत ना आए फ्यूचर में, है ना। फिर तुमको ऐसा इडली खाने का तो तुम ऐसे किधर सुबह सुबह जू बीच के पास जाओ, फिर आप JW में इडली खा के आओ, है ना। उसके लिए लेकिन और वो तुम कर नहीं रहे। यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया मैडम। अरे अरे ऐसे नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। अभी हम लोग आज मैं होमवर्क चेक करूंगा 9, 10, 11 क्या चल रहा है? सर 7, 8, 9 वो तो सर उसी दिन हो गया था। नहीं किया था भाई, तुम व्यवस्थित आ। 7, 8, 9 आज करना है। 9, 10, 11, 12 दे दिया आगे नहीं, वो नहीं, वो आपने बोला था ना, चेक करोगे नोट्स। सिनॉप्सिस आपने वो थे ना। वो तो सर कितना टाइम नहीं पागल नहीं है। कल सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिनॉप्सिस लेके आएंगे, पूरा आप चैप्टर कंप्लीट हो सर जाएगा। अभी बता दो। सिनॉप्सिस चाहिए, क्लास वर्क नहीं है भाई। क्लास वर्क अलग है, सिनॉप्सिस अलग है। अभी है बता देखो अभी एक साथ दो मेरे को कल सिनॉप्सिस कंप्लीट चाहिए मेरे को। टोटल 2 बार या 1 बार नहीं। और सिनॉप्सिस में अगर एक भी वर्ड लिखा है और उसका कंटेक्स्ट, उसका स्टोरी, उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं है, कल पता चलेगा क्या करता हूँ। सब में बुक जाने से होती है। एक है अच्छा। ये बोलते ना डेरिवेटिव लिखते हैं तो वो। जान दो आप। सर, जो जितना कल आपका पैसा लेक्चर है, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चालू करो। नहीं, फिर आप बोलोगे किधर लिखा है। हाँ वो मैं बोलूंगा तो एक बार बता के फिर जा रहे हैं। तो क्या वापस लिखना पड़ेगा तो नेसेसरी। सर कल आपका लेक्चर नहीं है तो अभी जी में से कल आपका लेक्चर नहीं था, आज ही बता दे। परसों बता दो। हाँ, एक दिन विश्वास है तुम्हारा। ये पूरा वीक तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना शीट दिया है वो कंप्लीट करो। वेडनेसडे को डीसी वो तो चलता रहेगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो तो फिर भी एग्जाम तो लिया ही ना मैंने। स्कूल थोड़ी है सर आप मिस आपने पढ़ाओ पहले पूरा, फिर आप डाउट सॉल्विंग करो, फिर आप बुक बैक के न्यूमेरिकल एकदम प्रॉपरली सब सॉल्व करके दो हर एक सम, फिर एग्जाम लो, बराबर ना। सर हमें उसको मेथड भी है, इंडिया में चलता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पून। सर हमें एनसीईआरटी के पीछे भी करना है ना, पीछे के भी सब। हाँ एनसीईआरटी का पीछे नहीं मैडम, एनसीईआरटी का आगे भी, एनसीईआरटी का ऊपर नीचे सेंटर सब करना है। सर आप बताओ ना ऐसा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि कल के पेपर में पूरा मिसमैच हो गया तो उसमें मेरा कैंप पूरा रॉन्ग चला गया। इतना मिसमैच चला कैसे गया? पेपर तुम्हारा, पेन तुम्हारा, हाथ अरे तुम्हारा, ऐसे अक्ल टाइम तुम्हारा। प्रेशर था ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक में चला। रॉन्ग आ रहा है ना आंसर, मैच नहीं हो रहा होगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा होगा बट तो ऐसे तुमने टाइम attend- मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अरे तो घर पे प्रैक्टिस कैसे करती हो तुम? अरे बट उसमें ना अलग अलग नहीं करते। कौन अलग अलग? टाइम बचना चाहिए मैडम। घर पे बोला ना तुमको कितना एमसीक्यू है 3 शीट में, ऑन एन एवरेज 3 प्रैक्टिस पेपर में कितने एमसीक्यूज होते हैं? 80 ना, 80 अप्रोक्सीमेटली 90 ले लो। चलो उनका 90 वाला लैंग्वेज उनको समझ में आ गया। सर वो प्रैक्टिस कर अरे जो केमिस्ट्री का तू सॉल्व कर रही है उसको कितने टाइम में? 24 होता है। एक में होते हैं, एक में, 3 में। अप्रोक्सीमेटली 75 to 90। तो 90 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुमको कितना टाइम लगना चाहिए? 1 घंटा। केमिस्ट्री 90 एमसीक्यूज 1 आवर, और वो भी अलग अलग चैप्टर्स के रियल नीट में। यहाँ पर तो तुमको मालूम है भाई एक ही टॉपिक के ऊपर दिमाग लगाना है। ये पूरा डी ब्रोगली का, ये तो डी ब्रोगली रिलेटेड ही मेरे को सोचना है, तो इसमें तो और स्पीड आनी चाहिए, है ना। तो टाइमर रखो मैडम, टाइमर। डॉक्टर की लाइफ में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बरोबर ना मैडम? टाइमिंग टाइमिंग। घर पर ही जब 1 घंटे में 45 एमसीक्यूज नहीं हो रहे
तो यहाँ पर कैसे हो गए? केमिस्ट्री में 25 ही थे। केमिस्ट्री में तो 25 ही थे, फिर कैसे पेपर छूटा? नेक्स्ट अच्छा मिस्टेक हो गया, फिर तो नेक्स्ट में 45 होगा केमिस्ट्री में। सर इसीलिए मैं बायो के बाद डायरेक्ट के साथ फिजिक्स करने गए और उसके बाद केम किया ना, तो उसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट ही हिल गया। तुझे बायो करने में कितना टाइम फिजिक्स लगा? में सबसे ज्यादा टाइम चला गया। बायो में कितना टाइम लगा? बायो में अप्रोक्सीमेट 1 आवर 5 मिनट। तो 2 घंटा फिजिक्स में डाला? नहीं ऐसा 2 घंटा नहीं, बट फिजिक्स में ज्यादा चला गया। कितना? 1.5 घंटा तुम्हारा फिजिक्स। हाँ 1.5। तो फिजिक्स तो फुल आएगा। वो नहीं पता सर वो नहीं पता कैसे? आंसर आया तो करेक्ट है, बहुत सारे आंसर आएंगे। के रेशियो में फिजिक्स इस बार अच्छा केम के साथ कंपेयर करेगा तो तुम्हारा पूरा लाइफ अच्छा है ना? केम के साथ कंपेयर नहीं करना है, ऐसा नहीं है। वो जो ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है ना उसके साथ कंपेयर करना है। केम का कॉन्सेप्ट ऐसा क्वेश्चन देखा तो वो फॉर्मूला भी हो रहा था, बट ऐसे टाइम चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये 2 लॉज है। ये जो लॉ है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। दूसरा और एक आएगा जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे गैस लॉज। गैस टेस्टेड नाम का एक चैप्टर है जो सीईटी में है, जेई में भी है, नीट में भी है, लेकिन कोई दूसरे चैप्टर्स में है। तो गैस लॉज नाम का एक चैप्टर ऑफिशियली वैसे नहीं है, बट उसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट कोई दूसरे चैप्टर में है। तो वो भी हम लोग अभी इसके बाद मोल कंसेप्ट के बाद गैस लॉस करने वाले, फिर पीरियोडिक टेबल आएगा। समझा? अभी के लिए गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है क्या? देखो इसका स्टेटमेंट कुछ भी काम का नहीं है, इसीलिए ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने वाले बेस्ड ऑन गे-लुसेक्स लॉ। तो ध्यान से देखो क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या देगा? इधर कितना नंबर है? 1। ये जो 1 1 और ये जो 2 है ना, इसको इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्कूल में अभी कभी नाम आया होगा, तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। कितना हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, स्कूल की भाषा में बात करूं तो स्कूल टीचर बोलेंगे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है कितने क्लोरीन के साथ, कितने HCl बनेगा? अच्छा, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के 2 कंडीशंस है। अगर वो मैच हो रहा है तो ही गे-लुसेक्स लॉ हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो नहीं यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन है ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी गैसेस। स्ट्रिक्टली अगर एक भी सॉलिड रिएक्टेंट है या सॉलिड प्रोडक्ट है या लिक्विड है तो ये वैलिड नहीं, तो टॉपिक ही नहीं आएगा गे-लुसेक्स लॉ का। और दूसरा है ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों का अपने केस में HCl जो बना है, तीनों का टेम्परेचर प्रेशर ये दोनों कंडीशंस क्वेश्चन में बोली गई होगी, तो समझ जाने का कि भाई यहाँ पर गे-लुसेक्स लॉ लगने का चांसेस। When gaseous reactants combine to form gaseous product, क्या बोला मैंने? Gaseous reactants combine to form at a given temperature and pressure. हो गया, कंडीशंस बता दिया। When gaseous reactants combine to form gaseous product at a given temperature and product, they always combine in a simple whole number ratio. They always combine simple whole number ratio. Ratio किसका? by mass, by volume ratio। इसका मतलब समझो, वॉल्यूम रेशियो है। कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या है? 1:1 1:1, लेकिन क्या 1:1 बाई मास नहीं है, बाई नंबर नहीं है, बाई वॉल्यूम है। इसका मतलब
H2 प्लस Cl2 जब कंबाइन होता है तो 2HCl बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास है, कितना हाइड्रोजन है मेरे पास? वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम कितना क्वांटिटी होगा? ये तो जनरल वर्ड है वॉल्यूम, इसके जगह पर आएगा ml लीटर। तो जब 1 वॉल्यूम ये होगा तो ये कितना लगेगा? ये भी 1 ही लगेगा। समझा इसका मतलब? और ये दोनों 1 वॉल्यूम रिएक्ट होगा तो ये कितना बनेगा? 2 वॉल्यूम। मतलब अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन मार्केट से लाता हूं एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए मैं क्लोरीन कितना लाऊं ताकि पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाए? 1 लीटर। भी 1 लीटर ही लगेगा। 1 लीटर ऑफ, इसको एग्जाम के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure, 1 liter of hydrogen requires 1 liter of chlorine for complete reaction. 1 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितना लीटर क्लोरीन चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर क्लोरीन के लिए कितना लीटर हाइड्रोजन चाहिए? 1 लीटर। और जब 1 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट होता है, क्या बोला मैंने? 1 लीटर हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है तो कितना लीटर HCl बनता है? 2। यही रेशियो है। कैसे पता चला रे सर? आपने तो बोला अगर 1:2 का रेशियो ये दोनों के बीच में, 1:2 का रेशियो मतलब अगर ये 1 रिएक्ट होता है तो बनता कितना है? 2 लीटर बन जाएगा। तुम बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस है, 1 + 1 तो ये आएगा। तो आंसर है ऐसा नहीं होता है। अपने हम लोग ने यहाँ पर एडिशन नहीं सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 अब ये तुमको आंसर देना हो गया। गेलो-सेक्स लॉ कंप्लीट हो गया। एलिमेंट्स विल कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ रेशियो बाय वॉल्यूम। 1 लीटर नाइट्रोजन मेरे पास है, कितना है? तो 1 लीटर नाइट्रोजन अगर मेरे को रिएक्ट करवाना है, 1 लीटर नाइट्रोजन अगर मेरे को रिएक्ट करवाना है तो मैं कितना लीटर हाइड्रोजन मंगाऊं? 3। समझा? 1 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए सो दैट पूरा का पूरा 1 लीटर रिएक्ट हो जाए, उसके लिए मैं कितना लीटर नाइट्रोजन मंगाऊं? 3 लीटर। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अरे 1:3 का रेशियो में कंबाइन होता है ना ये रिएक्शन में। अच्छा, तीसरी बात जो मैं बताऊंगा नहीं वो तो तुमको फर्स्ट स्टैंडर्ड से मालूम होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। रिएक्शन में बात करेगा ना मैडम, क्या बैलेंस्ड? रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। और फिर क्या पता चला तुमको कि 1 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए पूरा का पूरा 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट हो जाए, पूरा का पूरा 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट हो जाए, उसके लिए कितना लीटर हाइड्रोजन चाहिए? What is the amount of hydrogen? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है, what is the amount of hydrogen required to completely react 1 liter of nitrogen? What is the amount of ammonia formed? लो न्यूमेरिकल्स चालू कर देते हैं हम लोग। 500 ml nitrogen was brought from the market and it was completely reacted with hydrogen. It was completely reacted with hydrogen. What is the amount of hydrogen reacted? 1500. What is the amount of ammonia formed? 1000. समझा? Yes. किसी को नहीं समझा तो समझ लो कि डबल किया है यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर 3 टाइम्स किया है। तो देखो यहाँ पर 1 लीटर नाइट्रोजन, 3 लीटर हाइड्रोजन, दोनों को कंबाइन कर रहे, दोनों रिएक्ट हो रहे, तो 4 लीटर मिल रहा है अमोनिया। उसी से मैं प्रूव कर रहा हूँ कि 1 + 3 = 4 वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। रिएक्शन में जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके बेसिस पर ये वॉल्यूम डिसाइड हो रहा है। When gases react and combine to form gaseous product at a given temperature and pressure, they always combine in simple whole number ratio. समझा? रेशियो बाय बताना पड़ेगा, रेशियो बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय मास या रेशियो बाय नंबर। क्या ये
इथेन है मैडम, इथेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10। ऑक्सीजन ये गैस होता है भाई, ऑक्सीजन तो होता है ये गैस। कंबशन हो गया कंप्लीट। इसमें तो तुम एक्सपर्ट था। ये स्टीम पकड़ लेते हम लोग तो ही वैलिड है ना, नहीं तो टॉपिक वैलिड ही नहीं है। बस तुम्हारे लिए लिख दिया सब गैस है। कितना इथेन लाया मार्केट से? अरे पहला सबसे पहला काम बैलेंस करने का। कंप्लीट कंबशन में ना ज्यादा सोचने के नहीं, एग्जाम में रिएक्शन मिलेगा नहीं याद रखना, लेकिन कंप्लीट कंबशन बोला। कंप्लीट कंबशन में आंख बंद करके CO2 वाटर लिख देंगे प्रोडक्ट। अब बैलेंस करने का, कितना कार्बन 2, कितना हाइड्रोजन 6, कितना ऑक्सीजन 2 to the 4, 4 और 3 7। हाँ सर बराबर, 2C2 होगा। ठीक है, हो गया। IG बोर्ड, स्टेट बोर्ड बैलेंस हो गया। रेशियो है तुम्हारे सामने 2:2। ये सब लिखने का नहीं रहता है, खाली मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्या फ्री हूँ तो लिख रहा हूँ ऐसा। बाकी इतना सब लिखने का अपने पास टाइम, फटाफट दिमाग लगाओ, आंसर दे दो, खत्म करो। 2 लीटर इथेन, नींद आ रहा है? AC बंद करो बस, नींद आ रहा है सबको। कोई ज्यादा जागा था? अच्छा संडे था, डिनर के लिए गया था किधर? 12 बजे तक, 1 बजे तक? 12 बजे तक 11 बजे वापस आ गया। उसके बाद सो गया था? तो फिर अभी क्यों सो रहा है? 11 से 6 तो सोया तुम, 7 घंटा। डॉक्टर थोड़ी 7 घंटा सोता है। क्या कर रहा था इतना जल्दी? जल्दी करो भाई, तो 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 1 बजे उठो, है ना? हाँ बहुत हो गया, इतना सो के क्या करेगा? तो बड़ी रहता है। उन्होंने बोला साइंटिस्ट ने इसमें किया 10 से 12 साल में। तुम करता है कि नहीं वैसा? चलो जो भी है समझा तुम। 500 ml इथेन। अब ले लो क्वेश्चन, सुनो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सब कॉपी कर लो और इसका मेरे को आंसर दो, या फिर पहले मेरे को इसका आंसर दे दो। फर्स्ट, amount of oxygen required is amount of water formed, water vapors, amount of air required। चलो जल्दी। 150 रेशियो लेना है, यूनिटरी। ठंडी लग रहा है तो हाथ बाहर निकाल के लिखो ना। ये नहीं लिखा हुआ है, बताओ ये सब बताओ मेरे को। नहीं तुम्हारे में बताओ। तो उसको लेके घूमेगा सब जगह पे। किधर है बुक तुम्हारा? तो क्या करेगा वो भी तुम्हारा बुक तुम्हारा नहीं लग रहा है, बताओ। मिक्स होगा ना सब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पोस्टेरी के पहले वाला बुक नहीं है, नहीं वो बुक भर कैसे गया? बुक भरा बाद में तुमने सेकंड बुक चालू किया ना, तो पहला बुक बोर्स थियरी तक पहुंचते पहुंचते भर भी गया। 10 पेज का था। हाँ दिखाओ मेरे को, है ना? टेक्निकली तुम समझे, 400 पेज का बुक है उसके पास। उसमें डाल्टन से बोर्स थियरी तक वहां पर है 400 पेज। इतना तो डाल्टन ने भी नहीं लिखा। कितना छोटा, सौम्य डायरी रखते हैं वैसा। फिर भी इतने में तुम्हारा पूरा रदरफोर्ड तक यहाँ पर पकड़ हो गया।
सब उनसे अच्छा तभी तो टेंजेंट पे था अभी भी है क्या सर वो थर्ड क्वेश्चन करेगा अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड वो CO2 होगा ना एयर रिक्वायर्ड चलो दो तो करो बाकी मैं एयर का बनाता हूँ दो खाली ऊपर के दो करना 2 लीटर तो मैंने ऊपर का नंबर दिया है आ जाएगा भी आएगा 1600 वाटर सर हो गया 2 हो गया 1500 होगा देखो जिसको नहीं आता उसको यूनिटरी मेथड मालूम होना चाहिए 2 लीटर इथेन के लिए 7 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो 500 के लिए कितना चाहिए क्या टाइम पास ये पूरा बोल कंसेप्ट पॉजिटिव से IIT लेवल के हिसाब से ये संडे तो फिर फुल मार्क्स मोल कंसेप्ट बहुत आएगा ये संडे 3 लेक्चर होने वाले अपने अच्छा खासा मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा मैडम सर आप एटॉमिक का डीसीटी भी ले रहे हो तो डालो ही मत एटॉमिक का डीसीटी याद रखना जो भी बिलो कट ऑफ होगा वो एटॉमिक का सिनॉप्सिस 4 बार लिखेगा सर 3 बार बोला था जिस पैशन से नेगोशिएट कर रहे हो उससे तुमको खुद को भी कंफर्म है कि भाई आने वाला है लिखने के लिए है ना उससे अच्छा पढ़ के आओ ना ऐसा बोलो कि सर मैं क्यों आपसे 2 बार 1 बार 4 बार के लिए नेगोशिएट करूं मेरे को तो लिखने का सिचुएशन आने ही नहीं वाला है 80% बोला ना एवरी डीसीटी स्टैंडर्ड रूल 80% सर्कुलेटरी का ले रहे हो वापस से फ्राइडे सर्कुलेटरी का कहाँ आता है अरे वो क्या और कौन सा चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सर बायोलॉजिकल ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन नहीं है है ना डीसीटी नहीं संडे डेसिमल सर वो ये डीसीटी चैप्टर खत्म होने के बाद ही होगा होता है 30 हमारा क्यों 45 मिनट सर डीसीटी 30 मार्क्स का होता है स्टैंडर्ड कभी 20 कभी 30 से ज्यादा नहीं होता है बायो में होता है बायो में आधे घंटे निकल जाता है ना मैडम जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ 20 मिनट्स में बायो का पेपर होना चाहिए तुम्हारे से सर वो बहुत लेंथी था मैंने 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग प्रिंटेड थे अरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड और लेंथी ये पकड़ के 20 मिनट्स में होना चाहिए अब बोलो है ना आंसर है 100 लीटर क्योंकि टोटल एयर का 5th पार्ट का 1 पार्ट यानी कि 20% ही ऑक्सीजन होता है तो मेरे को कभी भी अगर ऑक्सीजन चाहिए एयर चाहिए अगर मेरे को 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर तो मैं 1 लीटर एयर नहीं ले सकता 5 लीटर एयर के अंदर 1 लीटर ऑक्सीजन होता है विच मीन्स जितना भी तुमको एयर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो अमाउंट ऑफ एयर मिल जाएगा तो अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना आएगा समझा 5 फैक्टर कहाँ से आया नोट कर लिया आगे बढ़ो डू एक सम लिख लो क्वेश्चन लिखा 500 ml each 500 ml each लग रहा है of CO and H2
500 ml each of CO and H2 are burnt in air. Are burnt in air. Find the amount of air required. और याद रखना CO प्लस H2 का मिक्सचर किसी को नाम मालूम है कोई जो स्कूल में थोड़ा तो पढ़ता था, तो वाटर गैस बोलते हैं, दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल है। कितना आंसर आया? Tell me the volume of air required. Tell me the volume of air required. CO plus H2 फ्यूल का भी काम करता है। CO plus H2 बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैस। चलो भाई ठंडी लग रहा है तो हाथ सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है। कब किया? आंसर दो। हाँ दो आंसर दो। 5 लीटर आएगा। 5 लीटर तो इसे बिना बैलेंसिंग क्यों? तो तुम ही है मैं अननेसेसरी सौम्य के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। तुम उधर ही बैठो। सर पहले किया हुआ देख के बोल रहे हैं। पहले किया हुआ देख के किया हुआ वैसे भी डाउट है, थोड़ा हेल्प करो ना। इतना क्यों बाबू है ना, थोड़ा ऐसा नाम मत बोलना। हेलो हो गया? बराबर ना? 1 लीटर पे 1 लीटर है नहीं? 500 ml 2:1 है दोनों में। 2:1 500 ml पे ये कितना ऑक्सीजन लगेगा? 250। ये भी 500 ml है तो कितना लगेगा? 250। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 25 ml है तो 500 ml है तो एयर कितना होगा? 2500। हवा नहीं, ये तो CO प्लस H2 क्या था? मिक्सचर था, गैस मिक्सचर। आग लगाया, अंदर एयर डाल के उसको स्पार्क दिया तो CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और CO हाइड्रोजन के साथ, CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ। लास्ट टाइम साथ में कराया था पूरा साथ। इसमें ईच दिया है मैडम ने, इसमें ईच था। अरे लास्ट टाइम 1 लीटर दिया था, इसमें 5 लीटर आया। इधर 500 है। 1 लीटर of water gas अगर 500 ml ऑक्सीजन चाहिए ना तुमको तो एयर कितना लगेगा? समझ रहे कि नहीं? क्या जोड़ा जोड़ा? अरे ये सब समझाना था। ये क्या था ये सब? जब वक्त छोड़ो, अगर ऑक्सीजन जितना भी चाहिए एयर 5 टाइम्स लगेगा। पूछो, मेरे को पूछो, डाउट पूछ रहा है तो क्या है? बाकी जो मेरे को लग रहा है उसके साथ तुम केमिस्ट्री डिस्कस करता रहेगा। उसको डाउट पूछता है, वो तुमको पूछता है, उसको पूछता है।
पूछो उसको फिर। सर वही तो लिखो। Calculate the amount of nitrogen and hydrogen required. Calculate the amount of nitrogen and hydrogen required. Calculate the amount of nitrogen and hydrogen required to produce. Calculate the amount of nitrogen and hydrogen required to produce 5 liter ammonia. To produce 5 liter ammonia. बोलो आंसर। 2.5 liter nitrogen. Sir, 2.5 nitrogen, 7.5 hydrogen. फास्ट लीटर होगा क्या बताइए? हो गया ये मैटर के रिलेटेड वो सब ऐसा स्किप करेंगे वो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आपको फॉर्मूला देता है उसमें रूट n ब्रैकेट n प्लस 1 निकलने का तकलीफ है। कैसे अच्छे से जीत के कैसे निकले 2 साल के बाद वो उसको समझ में नहीं आया। हो रहा है ना उसके साथ भी अभिमन्यु के साथ। चल लास्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो में। और याद रखना एवोगैड्रो आया है अचानक में मोल कंसेप्ट आ जाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबसे पहला लाइन बोलना बहुत जरूरी है। 2 मेथड से मैं एवोगैड्रोस लॉ एक्सप्लेन करूंगा। अभी से जो भी सिखा रहा हूं ये तुम्हारा केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट और 11th का दुनिया चालू हो गया है।
याद रखना चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी पढ़ा रहा हो सब बेसिक्स है, और ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हर चैप्टर में यूज होंगे। तुम अभी से 1 महीने तक केमिस्ट्री का वेक्टर सीख रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, समझा? अभी तक काइनेमेटिक्स में सर ने वेक्टर्स यूज नहीं किया होगा, इतना करेंगे तो आएगा, 2D में आएगा, रिलेटिव में और आएगा, प्रोजेक्टाइल में तो और आएगा, भर भर के आएगा। वेक्टर्स कभी भी खत्म नहीं होगा, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन कभी भी खत्म, मोल कंसेप्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, समझा? हर चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल छोड़ के सब चैप्टर्स में मोल कंसेप्ट आएगा। इसके बाद गैस लॉस करेंगे, उधर भी मोल कंसेप्ट होगा। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, उधर भी मोल कंसेप्ट होगा। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, उधर भी मोल तो ऐसा बोला जैसे तुम सीखा था सर, मुझको तो आया नहीं मोल कंसेप्ट, नहीं मालूम। चलो अब सुनो ध्यान से, गैस लॉस की दुनिया में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सिलेंडर, और होता है पिस्टन। अब सिलेंडर है और पिस्टन है तो अंदर क्या होगा? गैस। तो मैं 2 गैस ले लेता हूं, ये लेता हूं हाइड्रोजन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, एक लेता हूं SO2, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स। इसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, और इसका भी प्रेशर टेम्परेचर वही है जो इसका है, बराबर है दोनों का। क्या बोलता है वो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्या बोला? अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो 110% छोड़ो 1000% दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो गए। तो बोलेगा ऐसा कैसे सर? सेम वॉल्यूम है ना, सेम वॉल्यूम है ना, ये हाइड्रोजन एटम की साइज छोटी है, SO2 की साइज बड़ी है, तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। और एक तीसरा डाल दो, और एक तीसरा डाल दो, क्लोरीन। तीनों का अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर तो है ही सेम, बिना प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे एवोगैड्रोस लॉ नहीं बनेगा। एवोगैड्रोस लॉ इज वैलिड ओनली एट at constant temperature and pressure at a given temperature and pressure, equal volume of all gases will contain equal number of molecules. Equal number of molecules. समझा? अगर वॉल्यूम इसका v है और इसका 2 भी है, और तुमको किसी ने बोला है कि इसके अंदर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर कितने हो गए? 2x। ये दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, इसका वॉल्यूम भी है, उसका 2 भी है, इसके अंदर x है, तो उसके अंदर कितना होगा? 2x। सेकेंड लॉ एवोगैड्रोस लॉ का सेम है, दोनों एक ही लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। क्या प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है? इसके अंदर में गैस भरूंगा, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? n। अंदर गैस भरने पर क्या होगा? और क्या होगा? प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
is directly proportional to number of molecules. वॉल्यूम ज्यादा, number of molecules ज्यादा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर मैं बताऊं कैसे, सबका प्रेशर टेम्परेचर सेम है, सबका वॉल्यूम भी सेम है, सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए मैडम? समझ रहे हैं कि नहीं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर, और अगर अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है दो गैस में तो उनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। क्या? बस इतना ही लिख लो जितना दिख रहा है। क्या ये एवोगैड्रो लॉ बहुत काम आने वाला है आगे। अच्छा तुम्हें जिंदगी पता है कहाँ पे बनाओ फिर जल्दी जिंदगी। बोले थे इंसानी समझा कि नहीं? जल्दी बनाओ जिंदगी। प्रोजेक्टर यूज होता है? हाँ सर अमित से यूज चल रहा है? छोटा आता है, थोड़ा छोटा से ऊपर से चला छोटा आता है और ऊपर से सर वो 4:3 के रेशियो में नहीं आती है। यस में आया था 1811 में ये लॉ बोला था तुम्हारे लिए। जा चलो, एवोगैड्रो ने और एक कंसेप्ट बताया था अपने को, वो है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का कंसेप्ट का मतलब होता है एलिमेंट तो होते ही है लेकिन एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये कंसेप्ट अभी हम लोगों को इजी लगता है, 200 साल पहले ये किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो कुछ मालूम नहीं था, बट अभी हम लोगों को मालूम है, इसीलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसको बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ओजोन इज 3, फास्फोरस इज, सल्फर इज, अमोनिया इज, काउंट करने आता है, नर्सरी स्ट्रॉन्ग है 4, अमोनियम फॉस्फेट का निकाल सकता है, ये कॉपी करके निकालना। ठंडी लग रहा है? जल्दी करो, आंसर दो भाई फटाफट, ये थोड़ी तुम्हारा टॉपिक है, 7th आईसीएसई में पढ़ाया है। तुम्हें सरप्राइज क्यों है? 20 आएगा उसका।
वही तो प्रॉब्लम है। अब तुम्हें वैलेंसी चार्ट भी नहीं है ना, इसीलिए तड़प रहा है मैडम। तुम्हारा लाइफ 1 साल लेट चल रहा है, सब तुमने नेक्स्ट ईयर किया है। देखा PO4 होता है। अच्छा, लास्ट कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, अगर मैं कोई एक एलिमेंट की बात करूं, लेट्स से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। मास नंबर 16 है, एटॉमिक मास भी 16 है। एटॉमिक मास और मास नंबर की वैल्यू सेम होती है, लेकिन दोनों के कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है। वैल्यू सेम होती है, तो मास नंबर भी है 16 और एटॉमिक मास भी है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन का मास 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डज नॉट मीन कि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है। एटॉमिक मास का कुछ अलग मीनिंग होता है। क्या होता है वही अपने को समझना है। वो समझने के लिए अपने को एटॉमिक मास का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने एटॉमिक मास का डेफिनेशन बनाया है, मास ऑफ वन एटम इन कंपैरिजन टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सर C12 mass of one atom of that element in comparison to mass of one atom of hydrogen। इसका मतलब समझो। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट केमिस्ट्री में एक ही बात होती है। मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंपैरिजन टू मास ऑफ, समझा यहाँ तक? वापस एक बार बताता हूँ। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटॉमिक मास अलग होता है और एटम का मास अलग, थोड़ा सा डिफरेंट है। वही सीख रहे हैं हम लोग क्या डिफरेंस है। एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का 16। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंपैरिजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 16। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंपैरिजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 16। इसका मतलब क्या ऑक्सीजन 16 हो गया? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम is 16 times। अगर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज
mass of oxygen atom is 16 times mass of one hydrogen atom. तो क्या ऑक्सीजन का मास 16 हो गया? कितना है? तो कितना है? अरे 16 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन है, 16 थोड़ी है। ऑक्सीजन का मास कितना है? वैल्यू चाहिए, वैल्यू कितना है? 16 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वैल्यू चाहिए, वैल्यू नंबर आंसर नहीं मिल सकता है। अरे अगर मेरा मास 80 kg है, तुम्हारा 40 है, तो मेरा मास अपॉन तुम्हारा मास कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई एम 2 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू यू? अगर मैं तुम्हारे से 2 टाइम्स हेवियर हूँ तो क्या मेरा मास 2 किलो है? क्या दे रहा है वो तो रेशियो दे रहा है, तो कंपैरिजन दे रहा है। कंपैरिजन दे रहा है ना मैं, 2 टाइम्स हेवियर, मेरा मास अपॉन योर मास इज इक्वल टू 2। इट डजंट मीन मैं 2 किलो का है। तो वैसे अगर ऑक्सीजन का मास अपॉन हाइड्रोजन का मास इज 16, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का मास इज 16। तो रेशियो है, कंपैरिजन है। एटॉमिक मास तुमको सिर्फ इतना ही बताता है कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना हैवी है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। क्या समझ में आता है कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के कंपैरिजन में 23 टाइम्स हेवियर है। क्योंकि हम लोग किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको एटॉमिक मास नहीं बोलते। जब भी किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग मास ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंपेयर कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एज पर हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। तो हम लोग वो टॉपिक में मैथ्स का वर्ड डाल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कंपैरिजन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, सेम लॉजिक, इन कंपैरिजन टू समवन, एज पर समवन, अकॉर्डिंग टू समवन, तो रिलेटिव मोशन होता है, ये रिलेटिव एटॉमिक। अब बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट ने एक स्केल बनाया जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास स्केल। ये सब एक की बातें हैं, तुमको ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मालूम तो होना चाहिए। ऑब्वियसली स्केल बनाया जिसमें पहला आदमी उसने रखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन 1, सीधे तो 1 लिया है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है रियल में हाइड्रोजन का वजन, लेकिन हम लोग पूरे एलिमेंट्स को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? तो इधर हाइड्रोजन ही आएगा, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 12 है, 14 है, 16 है, कैल्शियम ले लेता हूँ डायरेक्ट 40, ऐसा करके तुम्हारा पूरा स्केल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट करके कुछ नहीं होता है। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट करके कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो रिलेटिव ही होता है इनका। लेकिन अभी क्या मालूम, अब जब यही मालूम है रिलेटिव है तो ज्यादा वो रिलेटिव वर्ड यूज, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। तुम बोलोगे सर एटॉमिक मास तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं छोड़ के आया। एटॉमिक मास पूछा, मतलब क्या पूछा है मैडम? रिलेटिव ही पूछा है, वो याद रखना होगा। दूसरा ऑब्वियसली एग्जाम में तुमको एटॉमिक मास मिलेगा, एटॉमिक नंबर नहीं मिलता है, एटॉमिक मास मिलता है। लेकिन मैं तुमको दूंगा नहीं दूंगा लेकिन इन केस रह जाए तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुमको बेसिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तो पता हो। अभी नहीं समझा? प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है मैडम, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन इज एक्सपेंसिव, plus it is explosive in nature when it comes in contact with air. एयर है, हाइड्रोजन है, लैब में कहीं पर स्पार्क मिल गया तो तुम और तुम्हारा लैब है ना। इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोला कि भाई ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बेसिस पे तो मशीन बनेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिससे हम लोग सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक मास चेक कर सके, मेजर कर सके। तो एक बाजू से एक अननोन गैस जाएगा, एक बाजू से हाइड्रोजन जाएगा, मशीन कंपेयर करेगा सब और तुमको फाइनल आउटपुट देगा।
तो हाइड्रोजन यूज करना तो पड़ेगा ना, जब इसका रिलेटिव एटॉमिक वेट हम लोग निकालेंगे तो हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव। तो बोला यार ये हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, है ना। तो सब लोग मिले एक दिन आराम से मस्त स्विट्जरलैंड में। हाइड्रोजन डाला तब उन्हें नहीं पता चला कैसा स्पार्क या एयर के साथ एक्सप्लोसिव है तो ऐसा रहता है, लेकिन काम तो करेगी नहीं इंसान, चल के देगा भाई, चल जाए तो अच्छा है। फिर उनको एक सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ आदमी कार्बन के 3 आइसोटोप्स, 12 कार्बन बेस्ड ऑन देयर मास नंबर। हमने लिया कार्बन 12। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब जब मैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन कंपैरिजन टू मास ऑफ कार्बन कंपेयर करता हूं तो आंसर आता है 16/12, दैट इज 1.4। ये क्या है, ये भी तो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑफ ऑक्सीजन। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा रिलेटिव एटॉमिक मास? अरे रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपैरिजन टू मास ऑफ दूसरा एलिमेंट। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन ना, तो आ गया। तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तुम बोलोगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कार्बन 0.0 कुछ भी लिखता हूं मैं 0.3। हीलियम का कितना आएगा 4/12, 1/3। कार्बन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का तो मैंने इधर लिखा। अब इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने स्केल बनाया। तो हाइड्रोजन कितना आएगा पहले 0.003, हीलियम कितना आएगा 0.3, कार्बन कितना आएगा 1, ऑक्सीजन कितना आएगा 1.4, नाइट्रोजन कितना आएगा 1.5, कैल्शियम कितना आएगा, तो आंसर है 40/12, 3.36 व्हाटएवर, कुछ भी रैंडम। ये स्केल ज्यादा बेटर है कि ये स्केल ज्यादा? दूसरा वाला पहला और दूसरा वाला ये बेटर समझा। तो ये स्केल ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें होल नंबर है तो इजी पता है। साइंटिस्ट लोग ने बोले यार ये तो अपना रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कुछ अजीब नंबर हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1.4 हो गया, तो ये तो मजा नहीं आया इसमें। तो बोले कि भाई अगर मेरे को रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन जो पहला था वही चाहिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इन कंपैरिजन टू मास ऑफ, लेकिन हाइड्रोजन को ले नहीं सकते, 1 एटम ऑफ कार्बन कौन सा डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 1 ही करना है। तो हम लोग ये जो एलिमेंट का एक एटम का एलिमेंट का जो मास है उसको कार्बन के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, कार्बन के 1/12 मास के साथ कंपेयर करें। कार्बन का 1/12 मास कितना हो गया, सब स्टोरी वापस। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपैरिजन टू 1/12 द मास ऑफ। समझा? वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन बना। क्या है रिलेटिव? अच्छा बाय द वे टेक्निकली और केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये डेफिनेशन अभी भी रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है। इनफैक्ट यही ज्यादा मजा आने वाला काम है ये। तो ये क्या आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अपॉन मास ऑफ 1 molecule of hydrogen. 1 Atom. तो एटम के साथ ही कंपेयर होगा, मॉलिक्यूल के साथ नहीं। एटम करेंगे तो ही बनाएगा नीचे। या फिर दूसरा फॉर्मूला 1/12 मास ऑफ C लिख लो जल्दी। जो नहीं लिखना है वो मैं इरेज कर रहा हूँ। 8th स्टैंडर्ड है इसीलिए मैं ज्यादा इसमें कुछ हैवी नहीं वैसे बताने लायक। समझा ना हाइड्रोजन में क्या गड़बड़ है, सॉरी खाली 12 में क्या गड़बड़ है। कार्बन के साथ कंपेयर ऐसा डायरेक्ट डिवाइड बाय कार्बन करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा ही नहीं सर, अच्छी यूनिट होगा ही नहीं, रिलेटिव है ना। यूनिट होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी
हम लोग एक यूनिट डाल देंगे, एटॉमिक मास यूनिट 16। यू भी लिखते हैं, यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिट नहीं है फिर भी डाला, उसका एक रीजन है। इसका यूनिट फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। समझा? अभी जो टॉपिक कराने वाला हूं वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को स्कूल में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है तुमको? मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है। तो एटॉमिक वेट तो एग्जाम में दिया होगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है? तो 2 का कितना होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? तो सब एटम्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट दे देगा। बोलो एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन 32, मॉलिक्यूलर वेट 44 AMU। H2SO4 हवा में करना है पूरा, 2 + 32 34 + 62 64 98। यूनिट क्या आएगा? ऐसे सब फटाफट करना है, ये कोई पूछने वाला नहीं है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अभी तो मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट 100 कैसे है? किसी लोगों के लिए 40 + 12 + 3 × 16 दैट इज 64। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आएगा, याद रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना है? 44 AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव वर्ड आएगा तब AMU डालना होता है। रिलेटिव वर्ड आएगा तो AMU डालना होता है। अगर AMU डालोगे तो वो जो मॉलिक्यूलर वेट लिखा है वो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा मॉलिक्यूलर वेट है? अगर AMU लिखा है तो आंसर है वो, तो फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बोला मैंने? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32। इधर लिख लेता तुम्हारे लिए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 और अगर मैं ये 32 AMU हटा के इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूं, जब हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को AMU हटा के ग्राम में लिखते हैं तो उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? आंसर है मॉलिक्यूलर मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यूनिट, तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच? तुम बोलोगे 32 ग्राम ऑक्सीजन। 32 कहां से आया? O2 का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, GMM नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है 32 नंबर। 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है। 32 को जब मैं ग्राम लिखूंगा तो वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, GMM हो जाएगा। उसका नाम है 1 GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन का? GMM हाँ नंबर 32 क्या है? 32 व्हाट इज 32? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव ही होता है वो। अब 1 GMM, ध्यान से देखो, अब हो गया मोल कंसेप्ट चालू हो गया, ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 32 ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास IG बोर्ड में MR बोलते थे। मॉलिक्यूलर मास व्हेन टेकन इन ग्राम्स, वो सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, अलग अलग मॉलिक्यूलर मास होता है,
उतना क्वांटिटी जब मैं लूंगा तो मैंने कितना क्वांटिटी लिया है, आंसर है 1 g। समझा? अब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोला मैंने, ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास थोड़ा बड़ा नाम रखता था तो साइंटिस्ट लोग ने छोटा कर दिया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन। अब साइंटिस्ट आलसी होते तो उनको ये भी बड़ा लगा, तो उन्होंने इसको कर दिया 1 ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन। ये भी उनको बड़ा लगा। छोटा नहीं कर सकते। अभी और बोल। 1 ग्राम मोल का मतलब 1 ग्राम नहीं होता है। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम नहीं होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल भी नहीं होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल पूरा एक ही। समझा? पूरा कंक्लूजन कंप्लीट कर दो यहाँ पर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का वजन कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट टेकन इन। 1 mole of any substance will weigh, वजन कितना होगा, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है टेकन इन। तो अगर मैं कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लूं और उतना ही क्वांटिटी में ग्राम्स में लूं तो मैंने कितना मोल लिया है। कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को मालूम है, उतना ही सब्सटेंस में ग्राम में लूंगा तो मैंने कितना मोल सब्सटेंस लिया। समझा? जाओ 1 मोल ऑक्सीजन लेके आओ मैडम। कितना ऑक्सीजन लाएगा तुम? 32। जाओ 1 मोल अमोनिया लेके जाओ। अमोनिया कितना, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 17 ग्राम अमोनिया मतलब 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल। तो 1 मोल का कोई स्टैंडर्ड ग्राम नहीं होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है 1 मोल कितना होगा? मॉलिक्यूल के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। समझा? कर लो कॉपी यहाँ तक। मोल कंसेप्ट की दुनिया का पहला इक्वेशन आ गया है। 1 मोल इज इक्वल टू m ग्राम। 1 मोल इक्वल टू m क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। कर दो मैडम बंद।